हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और यहाँ पर पढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक आपको वहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जब भी वीडियोज देखा करें तो प्लीज़ शेयर भी किया करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, क्योंकि आप मेरी मेहनत तभी सार्थक होगी जब आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत कर संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका उत्तर। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों की वर्गीकृत का संक्षेप में हम उत्तर देखेंगे। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के आयोजित सभी शिक्षकों की क्रियाएं उद्देश्य केंद्रित की जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें ब्लूम के अनुसार इनका क्या कहना है कि जो भी शिक्षण के लिए जो भी आयोजित शिक्षकों की क्रियाएं होती हैं वो एक उद्देश्य पर केंद्रित होती हैं। और बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन उपागम का प्रतिपादन किया है। यह उपागम उद्देश्य केंद्रित है तथा परीक्षण शिक्षण पर आधारित है। तो दोस्तों यहाँ पर ब्लूम का जो शिक्षण मूल्यांकन उपागम है वो उद्देश्य केंद्रित है और ब्लूम महोदय ने शिक्षा को त्रिपदी प्रक्रिया माना है, जो इस प्रकार है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने शिक्षा को क्या माना? त्रिपदी प्रतिक्रिया माना, त्रिपदी प्रक्रिया माना है। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर इन्होंने पहला जो इस प्रकार है, इसमें पहला क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। तो दोस्तों यहाँ पर इनका पहला पॉइंट है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। किसी क्रिया द्वारा व्यवस्थित रूप से जो यहाँ पर हम देखते हैं पहला शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। किसी क्रिया द्वारा व्यवस्थित रूप से जो परिवर्तन होते हैं वे उद्देश्य के रूप में होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों से तात्पर्य ज्ञानात्मक। दोस्तों यहीं पे देखिए यही चीज़ आपको डिफाइन करना रहेगा आगे। ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों से तात्पर्य ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों में परिवर्तन लाने से है। तो दोस्तों यही आगे हमें डिफाइन करना रहेगा कि जो शैक्षिक उद्देश्य से तात्पर्य वो किससे है? ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों में परिवर्तन लाने से है। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे यहाँ पर शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण पहला पॉइंट है। इसमें अब इन कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान रखना है इसमें देखते हैं। इसमें है आपका नंबर 1, प्रत्येक विषय की प्रकृति में भिन्नता पाई जाती है और इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि हर विषय की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है और उनकी जो भिन्नता होती है, उनकी जो प्रकृति की भिन्नता होती है, उसी के आधार पर उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। अलग अलग विषय होंगे, उनके अलग अलग भिन्नताएं होंगी, तो उन्हीं भिन्नताओं को आधार बनाते हुए उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। क्लियर? दोस्तों यहाँ पे आपको रटना नहीं है, बस समझना है और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आए उन्हें आप रफ कॉपी पे नोट करते चले। हर सब्जेक्ट की एक कॉपी अपने लिए रखिए ताकि जब भी आप पढ़ाई करिए तो उसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु आए उसको नोट करते चलिए। तो चलिए देखते हैं इसमें यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। एक ही पाठ्य वस्तु को शिक्षा के अनेक स्तरों पर पढ़ाया जाता है।
लेकिन उनके शिक्षण के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक ही पाठ्य वस्तु को शिक्षा के अनेक स्तरों पर पढ़ाया जाता है। दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे, जब भी आप किसी भी विषय में देखेंगे, अगर आप इतिहास विषय को देखें फिर भूगोल को देखें या फिर हिंदी को देखें, तो अलग अलग विषय में टॉपिक लगभग आपको सेम मिलेंगे, लेकिन उसका जो स्तर होता है, उसकी जो कठिनाइयाँ होती हैं, वो धीरे धीरे बढ़ाई जाती हैं, जिससे कि बच्चा जो है उसके लेवल के अनुसार सीखे। तो यहाँ पर देखिए, एक ही पाठ्य वस्तु को शिक्षा के अनेक स्तरों पर पढ़ाया जाता है, लेकिन उनके शिक्षण के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए उद्देश्यों के निर्धारण में शिक्षा के स्तर को महत्व दिया जाता है। यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना ये दूसरा पॉइंट भी, कि किस तरह से जो शिक्षा का स्तर है वो धीरे धीरे कक्षा के हिसाब से बढ़ता जाता है, और इसलिए उसका उद्देश्य भी निर्धारित होता है। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित होते हैं उनके स्तर के हिसाब से। क्लियर? 2 पॉइंट हम देख चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 3 पॉइंट, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण समाज के आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों जो भी शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए वो समाज के आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज शिक्षा का जो उद्देश्य निर्धारित होता है वो समाज की स्थिति, समाज की जो भी व्यवस्था है, या फिर हम कह सकते हैं जो राजनैतिक व्यवस्था है, जो सांस्कृतिक स्तर है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही निर्धारित करना चाहिए। यहाँ पर हम देखें नंबर 4 पॉइंट, छात्रों के विकास क्रम को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तर के छात्रों के लिए समुचित उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों की आवश्यकताएं और क्षमताएं विभिन्न स्तरों के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें कि जो भी छात्र होते हैं वो अलग अलग स्तर पे अलग अलग उनकी आवश्यकताएं होती हैं, अलग अलग उनकी रुचियां होती हैं, अलग अलग उनकी क्षमताएं होती हैं। तो एक तरह से जो भी शिक्षण उद्देश्य होगा वो भी कहीं ना कहीं, एक तरह से जो उद्देश्य का निर्धारण हम करेंगे वो भी कहीं ना कहीं चेंज होगा। तो इस तरह से छात्र की आवश्यकता, रुचि, क्षमता स्तर के अनुसार ही उनके उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, पहले पॉइंट का ये डिफाइन है। तो अब हम देखते हैं आपका दूसरा पॉइंट, जिसमें है दूसरे पॉइंट में अधिगम के अनुभव प्रदान करना। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे अधिगम के अनुभव प्रदान करना। इसके पहले क्या देखा? शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। ये हम देख रहे हैं ब्लूम महोदय के शिक्षा को त्रिपदी प्रक्रिया माना जाता है, और जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा है कि क्या क्या उसके निर्धारण के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण पद हैं, फिर हम देखेंगे आगे। तो अधिगम के अनुभव प्रदान करना, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, अधिगम के अनुभव प्रदान करना। दोस्तों इन्हीं जो यहाँ पर हम पॉइंट देख रहे हैं, इन्हीं पॉइंट के आधार पर आगे हम इनके तीनों पक्षों का मूल्यांकन देखेंगे। तो अधिगम के अनुभव प्रदान करना, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है। कक्षा में शिक्षक ऐसी क्रियाएं करता है जिससे बालकों को अपेक्षित अधिगम के अनुभव की प्राप्ति हो सके। शिक्षण और अधिगम ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, कक्षा में एक शिक्षक ऐसी क्रियाएं करता है कि जिससे बालक में अपेक्षित अधिगम से अनुभव की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए हर एक प्रयत्न करता है जिससे कि उनके छात्रों में अधिगम हो पाए।
तो एक तरह से यहाँ पर हम देखें, जब शिक्षण अधिगम हो पाएगा छात्रों के अंदर, तभी शिक्षण उद्देश्य भी प्राप्त होंगे। अगर छात्र अच्छे ढंग से अधिगम नहीं कर पाते हैं तो जो शिक्षक का शिक्षण उद्देश्य था वो अधूरा रह जाएगा। तो शिक्षक का यह दायित्व है कि शिक्षण के लिए ऐसी क्रियाएं और प्रविधियों का चयन करे जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर एक शिक्षक को अपने शिक्षण उद्देश्य को पूरा करना है, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है, तो वो अलग अलग प्रविधियों, अलग अलग विधियों का चयन करके, अलग अलग क्रियाओं का चयन करके अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न करता है। क्योंकि छात्र अनेक प्रकार का अनुभव करता है। यहाँ पर हम देखें, दोस्तों यहाँ पर एक चीज और क्लियर की गई है जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। क्योंकि छात्र अनेक प्रकार का अनुभव करता है, परंतु सभी अनुभवों को अधिगम अनुभव नहीं कहा जा सकता है। विद्यालय और उसके बाहर प्राप्त अनुभव को ही अधिगम अनुभव कहते हैं, जो शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देखें, एक शिक्षक के अलावा भी छात्र जो भी अनुभव प्राप्त करता है शिक्षक के द्वारा अधिगम कराए जाने के अलावा भी, तो वो जो अनुभव प्राप्त करता है वो भी उसके अधिगम की श्रेणी में ही आएंगे। जो शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक भी होते हैं। अधिगम के अनुभव प्रदान करने में शिक्षक उन सभी विधियों, प्रविधियों, युक्तियों, सहायक सामग्री तथा अनुदेशनों का प्रयोग करता है जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जितनी भी प्रविधियाँ होती हैं, जितनी भी युक्तियाँ, सहायक सामग्री और जो भी अनुदेशन होते हैं, उन सभी का प्रयोग एक शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करता है। शिक्षण उद्देश्य उसके कब प्राप्त होंगे? जब उसका शिक्षण कार्य प्रभावशाली होगा और उनके जो छात्र हैं वो सही ढंग से अधिगम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा, और उस सही ढंग से अधिगम करने के बाद ही शिक्षक का जो भी शिक्षण उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 2 पॉइंट तक देखे। पहले में हमने क्या देखा है कि यहाँ पर शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, कि किस तरह से शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर, और साथ ही वहाँ पर जो छात्रों का स्तर है उनके स्तरों को भी ध्यान में रखकर शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा किया जाए। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और दूसरे में हमने देखा था अधिगम के अनुभव प्रदान करना, जो भी छात्र हैं उन्हें करके सीखने का भी प्रयत्न करना। एक तरह से जिस तरह से एक शिक्षक के निर्देशन में वो चीज़ों को करके सीखेंगे तो उन्हें अनुभव प्राप्त होगा और उस अनुभव के आधार पर वो सीखेंगे। और साथ ही शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों के लिए विभिन्न प्रविधियों, विधियों और युक्तियों, सहायक सामग्री, अनुदेशन का प्रयोग करके अधिगम को एक तरह से जो भी शिक्षक का शिक्षण कार्य है उसको प्रभावशाली बनाएगा, जिससे छात्रों में अधिगम हो सके और शिक्षक का शिक्षण उद्देश्य पूरा हो। ये 2 पॉइंट हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं नंबर 3 पॉइंट। 3 पॉइंट है आपका व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन से उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षक अपने शिक्षण कार्यों के माध्यम से छात्र में अधिगम कराता है, तो फिर वहाँ पर वो उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है वो मूल्यांकन के आधार पर ही वो देख पाता है। छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए अधिगम अनुभवों की सहायता ली जाती है।
व्यवहार परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो दोस्तों यही देखिए आपको डिफाइन करना है, यही चीज़ें जो अभी हम बात कर रहे थे कि ब्लूम का ये जो तीनों पक्ष है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कभी कभी टिप्पणी में भी आपको केवल ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में पूछ लेगा या भावात्मक या क्रियात्मक। तो जब आप डिटेल यहाँ पे आपको रटने की नहीं, समझने की जरूरत है। जब आप डिटेल पढ़े रहेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करने के लिए देखेंगे, एक शिक्षक का जो शिक्षण उद्देश्य है, वो उद्देश्य अगर पूरा होता है तो कहीं ना कहीं छात्रों में व्यवहार परिवर्तन होगा। और वो व्यवहार किस तरह से परिवर्तन होगा, किन किन रूपों में परिवर्तन होगा, वो इसमें हम डिफाइन करेंगे आगे। तो व्यवहार परिवर्तन के इन तीनों प्रकारों में परस्पर संबंध देखने को मिलता है। इन्हीं तीनों प्रकारों के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन के मापन की व्यवस्था की जाती है। ज्ञानात्मक पक्ष के मापन के लिए वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, मौखिक परीक्षाएं। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए दोस्तों, कि ज्ञानात्मक पक्ष के मापन के लिए वस्तुनिष्ठ, एक मिनट, यहाँ पर अब देखेंगे तीसरा हम देख रहे हैं, यहाँ ज्ञानात्मक पक्ष के मापन के लिए वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, मौखिक परीक्षाएं। भावात्मक पक्ष के मापन के लिए अभिरुचि सूची, निरीक्षण, आवृत्ति स्केल और परिस्थिति परीक्षण। और क्रियात्मक पक्ष के मापन के लिए निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रयोगात्मक आदि परीक्षाएं प्रस्तुत की जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो ब्लूम में उपयुक्त 3 पक्षों के आधार पर शिक्षण अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्ञानात्मक यहाँ पर उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम में निम्न स्तर से शुरू करके ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 6 वर्गों में विभाजित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ब्लूम ने जो शिक्षण के माध्यम से जो छात्रों में अधिगम होता है, जिससे उनके अंदर व्यवहार परिवर्तन आता है, और वो व्यवहार परिवर्तन को उन्होंने तीन प्रकार से विभाजित किया था। वो 3 प्रकार हैं। पहला ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक में जो उद्देश्य, ज्ञानात्मक पक्ष के जो उद्देश्य होते हैं, उसमें ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम में निम्न स्तर से शुरू करके ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 6 वर्गों में विभाजित किया है। तो दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम में निम्न स्तर से शुरू करके उच्च स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को इन्होंने 6 वर्गों में इस तरह से विभाजित किया है। तो एक तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि ज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उन्होंने 6 वर्गों को विभाजित किया। 6 वर्ग में क्या क्या चीजें आती हैं जिससे कि ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति होगी, जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष आता है, जिसको हम कहेंगे। तो पहला है, इसमें पहला पॉइंट क्या है, ज्ञान। इस वर्ग में छात्रों को पाठ्य पुस्तक की विशिष्ट तथ्यों, पदों, परंपराओं, प्रचलनों, वर्गों, कसौटियों, विधियों, सामान्यीकरण, सिद्धांतों एवं संरचनाओं का प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण कराने का प्रयास किया जाता है तथा कक्षा में इसके लिए समुचित परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। तो दोस्तों किस तरह से छात्रों के ज्ञान में वृद्धि हो और साथ ही उनकी जो पाठ्य वस्तु है उससे संबंधित जो विशिष्ट तथ्य हैं, जो विशिष्ट पद हैं, जो परंपराएं हैं, जो प्रचलन है, जो कसौटियां, जो विधियां हैं, उन सारे सिद्धांतों, संरचनाओं को प्रत्यास्मरण करने का प्रयास किया जाता है कि किस तरह से शिक्षक छात्रों को ये सारी चीज़ें याद कराए, ये सारी चीज़ें उनके अंदर, इन सारी चीज़ों के विषय में छात्रों को ज्ञान कराए। यहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य के अंतर्गत कि किस तरह से छात्रों में
ज्ञान का विकास किया जाए उसके लिए समुचित परिस्थितियां किस तरह से उत्पन्न की जाती हैं, इन सब चीज़ों के विषय में हम देखें। ज्ञान वाला पॉइंट हम देख चुके हैं। नंबर 2 पर हम देखें, यहाँ पर बोध। नंबर 2 पॉइंट पे है बोध। ज्ञान वर्ग में जिन तथ्यों, पदों, परंपराओं, वर्गों, प्रनियमों आदि का जिससे छात्र उस प्राप्त ज्ञान को अपने शब्दों में अनुवाद करके व्यक्त कर सकें, बाह्य गणना का उल्लेख कर सकें, ज्ञान के बिना बोध नहीं हो सकता। अतः ज्ञान वर्ग इस वर्ग के लिए आवश्यक आधार है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे ज्ञान, यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं ज्ञान के बाद बोध। तो ज्ञान वर्ग में अगर देखा जाए तो बिना ज्ञान के किसी भी चीज़ का बोध नहीं हो सकता। जब आपके पास उस चीज़ के विषय में अधिक से अधिक जानकारी होगी तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है कि सबसे पहले बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करनी है, फिर उनके बोध स्तर को बढ़ाना, उनकी समझ को विकसित करना है। तो अतः ज्ञान वर्ग इस वर्ग के लिए आवश्यक आधार है। तो दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष में के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ज्ञान में वृद्धि करनी है, फिर बोध स्तर में वृद्धि करनी है। बोध यानी कि उनकी समझ विकसित करना, उनमें अंडरस्टैंडिंग पावर विकसित करना है। और नंबर 3 पे हम देखें, दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए जहाँ पे आपको कोई भी परेशानी हो, क्योंकि जब तक आप हमसे बताएंगे नहीं हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम आपको कितने अच्छे ढंग से क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट जरूर किया करिए। तो 3 पॉइंट पर पहला हमने देखा ज्ञान और दूसरे पे बोध। अब 3 पे क्या है, प्रयोग है। किसी भी तथ्य, नियम के सिद्धांत का सामान्यीकरण करने, उसकी कमजोरियों का निदान करने तथा पाठ्य वस्तु का प्रयोग करने के लिए ये आवश्यक है कि पहले उस वस्तु का ज्ञान व बोध होना चाहिए, तभी छात्र प्रयोग कर सकेंगे। अतः ज्ञान व बोध वर्ग इस वर्ग के आधार हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बोध का आधार क्या था, ज्ञान, और यहाँ पर प्रयोग का आधार क्या है। इसके पहले हम लोगों ने बोध पढ़ा, बोध का आधार ज्ञान था। अब प्रयोग का आधार बोध और ज्ञान दोनों है। जब छात्र के अंदर किसी भी विषय का ज्ञान होगा और उसके अंदर बोध होगा तो वो चीज़ों को प्रयोग करके सीखना चाहेगा। तो एक तरह से उसके अंदर ज्ञान और बोध के बाद ही वो प्रयोग करके कर सकेंगे। अतः ज्ञान व बोध वर्ग इस वर्ग के क्या हो जाएंगे, आधार हो जाएंगे। क्लियर। यहाँ पर हम देखते हैं नंबर 4 है विश्लेषण। जब छात्र अपने ज्ञान, बोध और प्रयोग के आधार को क्लियर कर लेते हैं तो वो पहुंचते हैं विश्लेषण पर। तो इस वर्ग के छात्रों के तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों आदि का विश्लेषण, उनके संबंधों का विश्लेषण तथा उनके व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप में विश्लेषण करना होता है। सीखी गई वस्तु के तथ्यों को इस प्रकार अलग अलग करके और उनके संबंध स्थापित करने के लिए ज्ञान, बोध और प्रयोग के उद्देश्यों की प्राप्ति आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर छात्र के अंदर ज्ञान सबसे पहले होना चाहिए, फिर उसका बोध भी होना चाहिए, यानी कि उसके विषय में उसमें समझ होनी चाहिए, फिर उसके बारे में वो करके सीखने की कोशिश यानी कि प्रयोग करेगा। फिर प्रयोग के आधार पर वो विश्लेषण करना सीखता है, अलग अलग तथ्यों को अलग अलग करना सीखता है। उसे जो भी संबंधित तथ्य रहेंगे अलग अलग करना सीखेगा और एक तरह से उनके भी संबंध भी स्थापित करना सीखेगा। और इस तरह से वो ज्ञान, बोध के प्रयोग के उद्देश्यों की प्राप्ति, यहाँ पर हम देखें जो आधार है इसका ज्ञान, बोध और प्रयोग, उसके बिना ये विश्लेषण करना नहीं सीख पाएंगे। तो इसके लिए इन्हें ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले इन्हें ज्ञान का होना आवश्यक हो जाएगा, बोध का होना आवश्यक हो जाएगा, फिर उसका प्रयोग, फिर विश्लेषण में क्या क्या चीज़ें आती हैं,
अलग अलग तथ्यों का विश्लेषण और संबंधों का विश्लेषण तथा व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप में विश्लेषण, ये सारी चीजें बालक करके सीखेगा, जिससे कि उसके ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो पाए। तो दोस्तों अब विश्लेषण तक हो गया। अब हम देखेंगे नंबर 5 पॉइंट पर संश्लेषण। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिससे आप अपने शब्दों में लिख सकें, अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर सकें। तो पहले 4 वर्गों के उद्देश्य की प्राप्ति के पश्चात सीखी गई पाठ्य वस्तु के तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों आदि के तत्वों को एक नवीन रूप में व्यवस्थित करके एक नया अनोखा संप्रेषण योजना तैयार करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो इनके ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो 4 पक्ष इसके पहले हमने देखे, जिसमें हमने क्या देखा, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण। तो ये सारी चीजें जब एक बालक के माध्यम से वो करना सीख जाता है तो सीखी गई पाठ्य वस्तु के तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों आदि के तत्वों को एक नवीन रूप में व्यवस्थित करके एक नया अनोखा संप्रेषण योजना तैयार करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन चारों वर्गों के जो भी उद्देश्य प्राप्त किए गए हैं उससे नवीन चीजें सीखी गई और उस पाठ्य वस्तु को तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों के तत्वों को एक नवीन रूप में रख करके एक अनोखा संप्रेषण तैयार किया जाता है, जो कि एक योजना तैयार की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि इन सारे तथ्यों को आधार बनाते हुए संश्लेषण तक पहुंचा जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट है मूल्यांकन, नंबर 6। सबसे पहले हमने क्या देखा था, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अब मूल्यांकन। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये जो पॉइंट है कि सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान होना चाहिए, फिर बोध होना चाहिए, फिर प्रयोग होना चाहिए, फिर विश्लेषण होना चाहिए, फिर संश्लेषण होना चाहिए, उसके बाद मूल्यांकन। तो इस तरह से आपकी ये जो 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ये आपके पॉइंट याद रहेंगे तो आप डिटेल कर ले जाएंगे। तो किसी भी शिक्षण कार्य की सफलता इस बात पर निहित है कि छात्र यह निर्णय ले सके कि उन्होंने जो भी अधिगम किया वह मूल्य की दृष्टि में उपयोगी है। तो दोस्तों यहाँ पर मूल्यांकन में क्या है कि जो भी शिक्षण कार्य हुआ है उसकी सफलता इस बात में भी निहित होती कि छात्र ने जो निर्णय लिए, एक तरह से जो छात्र ने खुद से करके सीखने का जो कार्य किया, एक तरह से शिक्षक ने उसे शिक्षण कार्य के द्वारा उसके ज्ञान में वृद्धि की, फिर उसने उसकी समझ में, फिर वो प्रयोग करता है, फिर विश्लेषण करता है, फिर संश्लेषण करता है, उसके बाद वो एक मूल्यांकन पर पहुंचता है कि उसने जो भी निर्णय लिया था अपने प्रयोग के आधार पर विश्लेषण और संश्लेषण करके वो निर्णय वो एक तरह से अधिगम, जो भी निर्णय करके अधिगम करता है वो मूल्य की दृष्टि में उपयोगी है। उसने जो भी चीजें सीखी है वो अपने अधिगम को पूर्ण करता है, एक तरह से उसके अधिगम के ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को पूर्ण करता है। क्लियर। तो यहाँ पर मूल्यांकन के विषय में छात्र स्वयं समझता है कि उसने कितना अधिगम किया और वो उसके लिए कितना उपयोगी था। तो अब हम देखेंगे भावात्मक उद्देश्य। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ज्ञानात्मक उद्देश्य देख लिया। ज्ञानात्मक उद्देश्य में सबसे पहले क्या आएगा, ज्ञान, फिर बोध, फिर प्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इस तरह से सारे पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भावात्मक उद्देश्य। ब्लूम तथा सहयोगियों ने भावात्मक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया वह निम्न स्तर से उच्च स्तर पर जाते हुए है, वह निम्न है। तो दोस्तों यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष हमने देखा, जो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य थे। अब हम देखते हैं भावात्मक पक्ष के उद्देश्य। भावात्मक पक्ष में निम्न स्तर से उच्च स्तर पर
इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्न स्तर से उच्च स्तर पर इसको वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों इसमें पहला है आग्रहण या ध्यान देना। सबसे पहला क्या, भावात्मक पक्ष में। इसके पहले जब हम ज्ञानात्मक पक्ष पढ़ रहे थे, ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में सबसे पहले क्या था, ज्ञान था। फिर जब ज्ञान होगा तभी वो बोध कर पाएगा, बोध होगा तो वो प्रयोग कर पाएगा, और प्रयोग के बाद ही वो विश्लेषण संश्लेषण तक पहुंचेगा, फिर उसका खुद स्वयं ही मूल्यांकन करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मूल्यांकन में हमने क्या देखा था कि जो बालक अपने ज्ञान के माध्यम से जो बोध किया है उसके बारे में वो प्रयोग करता है, और उसका विश्लेषण संश्लेषण करने के बाद जो भी तथ्यात्मक ज्ञान उसने प्राप्त किया है उसका वो मूल्यांकन करता है। तो अब हम देख रहे हैं भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य में ब्लूम और उनके सहयोगियों ने भावात्मक उद्देश्य को जो वर्गीकृत किया वो अलग अलग स्तरों पर वर्गीकृत किया, जिसमें निम्न स्तर से वो उच्च स्तर पर जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे ध्यान देना, यह सबसे निम्न स्तर का उद्देश्य होता है। इसमें अभिज्ञता या चेतना ग्रहण करने की तत्परता, नियंत्रित तथा चयनात्मक अवधान आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर भावात्मक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या देना है, ध्यान देना है, जिसमें बालक के अंदर अभिज्ञता या चेतना, यहाँ पर अभिज्ञता या चेतना मतलब उसके अंदर जागृति पैदा हो, और ग्रहण करने की तत्परता, नियंत्रित तथा चयनात्मक अवधान आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी ध्यान देने योग्य। भावात्मक उद्देश्य में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं अनुक्रिया। इस अनुक्रिया करने की जो सम्मति देना, यानी कि अनुमति करने की तत्परता तथा अनुक्रिया करने में संतुष्टि में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों जो भी चीज़ें ध्यान देंगे वो उस ध्यान, जिस भी विषय में वो अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे भाव को समझने के लिए, तो उसके बाद उनकी अपनी एक अनुक्रिया होगी, क्योंकि वो चीज़ को ध्यान से समझ रहे हैं तो उसके बारे में जो वो विचार करेंगे वो अनुक्रिया के माध्यम से ही तो प्रकट करेंगे। तो यहाँ पर अनुक्रिया करने की सम्मति देना, अनुक्रिया करने की तत्परता था, अनुक्रिया करने में संतुष्टि में वर्गीकृत किया गया। तो एक तरह से जो वो ध्यान के माध्यम से सीखेंगे उसे अनुक्रिया के माध्यम से वो प्रकट करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या करा, आकलन करना। सबसे पहले वो क्या करेंगे भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में, सबसे पहले वो ध्यान देंगे, फिर अनुक्रिया करेंगे, फिर आकलन करेंगे। इसे किसी मूल्य की स्वीकृति, किसी मूल्य के अति लगाव व अभिरुचि तथा प्रतिबद्धता में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों वहाँ पर जो भी चीज़ें अनुक्रिया की जाएंगी वो एक तरह से आकलन के आधार पर निकलकर सामने आएंगी कि जो भी वो लोग अनुक्रिया कर रहे हैं उसमें उनका एक आकलन है। क्लियर। अब हम देखते हैं नंबर 4 है संगठन। इसे किसी मूल्य प्रणाली को धारण करना तथा एक मूल्य प्रणाली का संगठन करने में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों आकलन के आधार पर जिस मूल्य को स्वीकृति देंगे और जिस मूल्य के लिए वो उनका अधिक लगाव है उसके लिए वो प्रतिबद्ध होंगे, और उसी प्रतिबद्धता के आधार पर वो उस मूल्य प्रणाली को धारण करेंगे, यानी कि जो भी मूल्य प्रणाली है उसका संगठन करने में वो वर्गीकृत किया गया है। एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं जो भी भावात्मक पक्ष में, यहाँ पे भावात्मक उद्देश्य जो है, जो भी वो संगठन के माध्यम से मूल्यों को धारण करेंगे उस मूल्य प्रणाली का वो संगठन करने में वर्गीकृत भी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले भावात्मक उद्देश्य में क्या हुआ, भावात्मक उद्देश्य में सबसे पहले
ध्यान दिया गया, फिर उसकी अनुक्रिया आई सामने, फिर उन्होंने आकलन किया और उस आकलन को एक संगठन रूप दिया, क्योंकि उस आकलन में उन्हें जो भी उनके विचार, जो भी मूल्य निकल कर सामने आए उसका उन्होंने संगठन किया। और लास्ट में क्या है, नंबर 5 पे मूल्य प्रणाली का चारित्रीकरण अथवा विशेषीकरण करना। तो दोस्तों ये जो आपके पॉइंट हैं, इन पॉइंट को आप लिख करके लर्न कर लेंगे, क्योंकि ये पॉइंट आपको लिखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पॉइंट मेन होते हैं। तो मूल्य प्रणाली का चारित्रीकरण अथवा विशेषीकरण करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी भावात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष में जो भी मूल्य प्रणाली जिसका इन्होंने संगठन किया, उस मूल्य प्रणाली को यहाँ पर विशेषीकरण के माध्यम से विभाजित करेंगे। अलग अलग चरित्र यानी कि अलग जो भी उनके अपने मूल्य हैं, जिस मूल्य के आधार पर उन्होंने भावात्मक पक्ष का उद्देश्य निर्धारित किया है, तो वो विशेषीकरण के आधार पर और मानकीकृत 2 अलग अलग विभागों में ये विभाजित कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें मूल्यों का जो संगठन है वो अलग अलग करने का इन्हें भाव, एक तरह से उनके अंदर वो विचार प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी संगठन के माध्यम से जो मूल्य प्रणाली को धारण किया गया था, उस मूल्य प्रणाली का चारित्रीकरण अथवा विशेषीकरण में विभाजित किया जाएगा छात्रों के माध्यम से। क्लियर? भावात्मक उद्देश्य में। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्रियात्मक उद्देश्य। इसके पहले हमने देखा था ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा था भावात्मक उद्देश्य। ब्लूम के जो भी 3 पक्षों के आधार पर शिक्षण अधिगम उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया गया, उसके बारे में हम देख रहे हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य हमने देखा, उसके बाद हमने देखा भावात्मक उद्देश्य। अब हम देख रहे हैं क्रियात्मक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों क्रियात्मक उद्देश्य में यहाँ पर हम देखते हैं, अपने चारों ओर फैले भौतिक और सामाजिक वातावरण के साथ सही ढंग से समायोजन करने के लिए छात्र का क्रियात्मक विकास आवश्यक है। इसको निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों अलग अलग विकास के लिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या क्या पॉइंट हमने देखे थे? ज्ञान, फिर उसके बाद बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, और इसी तरह से हमने भावात्मक उद्देश्य के लिए भी देखे, जिसमें आग्रहण यानी कि ध्यान देना, फिर उसकी अनुक्रिया करना, फिर उस अनुक्रिया का आकलन करना, फिर उस आकलन के आधार पर संगठन करना, फिर मूल्य प्रणाली का चारित्रीकरण करना अथवा विशेषीकरण करना। तो ये जो मेन पॉइंट हैं, इनको हम जब इनको रटने की जरूरत नहीं, जब हम इनको समझेंगे तो एक्सप्रेस कर ले जाएंगे। अब इसी तरह से क्रियात्मक उद्देश्य में क्या कहा गया कि जो बालक के या छात्र के लिए जो उनके चारों तरफ के भौतिक और सामाजिक वातावरण होते हैं, उन्हें सही ढंग से समायोजित करने के लिए छात्र का क्रियात्मक विकास आवश्यक हो जाता है, और इसको निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला है सहज क्रियात्मक अंग संचालन। तो दोस्तों यहाँ पर व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष का यह वर्ग सबसे निम्न स्तर का है। ये क्रियाएं किसी वस्तु के संपर्क में आते ही बिना किसी इच्छा के अपने आप होने लगती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें सहज क्रियात्मक अंग संचालन में क्या कह रहे हैं कि व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष का यह वर्ग सबसे निम्न स्तर का है, और ये क्रियाएं किसी वस्तु के संपर्क में आते ही बिना इच्छा के अपने आप होने लगती हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सहज अंग संचालन एक तरह से जब बालक किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो अपनी इच्छा के अनुसार अपने जो भी क्रियात्मक कार्य हैं वो करने लगता है। क्लियर? क्रियात्मक उद्देश्य में हम देख रहे हैं। अब हम देखते हैं आधारभूत अंग संचालन। प्रथम वर्ग की सहज क्रियाओं के आधार पर ही छात्र में स्वाभाविक आधारभूत अंग संचालन संबंधी क्रियाएं विकसित होती हैं। तो आधारभूत अंग संचालन में जो प्रथम वर्ग की सहज क्रियाएं होती हैं, जिसमें बालक अपनी
क्रियाओं को करना सीखता है, एक तरह से हम कह सकते हैं, वो आधार वाली क्रियाएं होती हैं, सहज क्रियाएं होती हैं, तो उसमें स्वाभाविक आधारभूत अंग संचालन संबंधी क्रियाएं भी विकसित हो जाती हैं। तो एक तरह से वहाँ पे उनकी आदतें धीरे धीरे, उनके जो स्वभाव हैं वो धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं। स्वाभाविक आधारभूत अंग संचालन संबंधी क्रियाएं विकसित होती हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर नंबर, इसमें पहला हमने क्या देखा, क्रियात्मक उद्देश्य में सहज क्रियात्मक अंग संचालन और आधारभूत अंग संचालन। क्लियर। 2 पॉइंट हमने देखे। अब हम देखते हैं नंबर 3 पॉइंट, शारीरिक योग्यता। ये सब क्रियात्मक पक्ष में आएंगे। क्यों? क्रिया का मतलब क्या होता है, किसी कार्य का होना। तो यहाँ पर बालक अपने शारीरिक अंग प्रत्यंग के माध्यम से क्रियाएं करेगा। तो शारीरिक योग्यताओं में क्या आता है, शारीरिक अंगों के उचित संचालन से शारीरिक योग्यताएं विकसित होती हैं तथा शारीरिक योग्यता से ही अंग संचालन में सहायता मिलती है। तो दोस्तों, जो शारीरिक योग्यता होती है उससे अंग संचालन में क्या होती है, सहायता होती है। और यहाँ पर हमने शारीरिक योग्यता देख ली। अब हम देखते हैं नंबर 1, यहाँ पर आपका शारीरिक योग्यताएं हो चुका है। और नंबर 4 है यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं। तो दोस्तों, इन योग्यताओं को अर्जित करने के लिए पेशीय क्रियाएं व शारीरिक योग्यताएं काम करती हैं। प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं बच्चों की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के सामंजस्य पर निर्भर करती हैं। तो दोस्तों, किस तरह से बालक अपने कर्म और एक तरह से यहाँ पे कार्य और उसका बुद्धि विवेक, जो उसका ज्ञान है, दोनों एक साथ काम करते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। एक तरह से यहाँ पर बालक का बुद्धि विवेक और उनके जो अंग हैं वो एक साथ कार्य करेंगे, उनमें सामंजस्य दिखाई देता है। क्लियर। अब हम देखते हैं नंबर 5, कौशल युक्त अंग संचालन। पहले चारों वर्गों में अर्जित योग्यताओं व क्रियाओं के आधार पर ये कौशल युक्त अंग संचालन संबंधी क्रियाएं विकसित होती हैं और इसके लिए बच्चों को पूर्ण प्रशिक्षण लाना होता है, तभी वह इस प्रकार के कौशल युक्त जटिल अंग संचालन की क्रियाएं कर सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे आपका भावात्मक उद्देश्य हो या क्रियात्मक उद्देश्य हो, वो निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ जाता है। तो सबसे पहले जब हम देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्रियात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में, तो क्रियात्मक उद्देश्य में सबसे पहले सहज क्रिया अंग संचालन होता है, उसके बाद आधारभूत अंग संचालन होता है, फिर शारीरिक योग्यताएं रहती हैं, फिर प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं रहती हैं, जिसमें अंग और कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां एक साथ कार्य करती हैं प्रत्यक्षीकरण योग्यताओं में। और कौशल युक्त अंग संचालन में जहां पर बालक अपने कौशल युक्त जटिल अंग संचालन की क्रियाएं कर सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कौशल युक्त अंग संचालन में जो भी बालक अपने अर्जित योग्यताएं या क्रियाओं के आधार पर जो भी कौशल युक्त अंग संचालन संबंधी क्रियाएं विकसित होती हैं, उसके लिए बच्चे को पूर्ण प्रशिक्षण लाना होता है। तो दोस्तों, लेना होता है। तो कहीं ना कहीं बालक अपने अंग संचालन के माध्यम से प्रत्यक्षीकरण योग्यता और शारीरिक योग्यता, इन सारी क्रियाओं के माध्यम से, कहने का तात्पर्य यह है कि ये निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पर वो कौशल युक्त अंग संचालन सीखेगा अपने प्रशिक्षण के माध्यम से। अब हम देखते हैं नंबर यहाँ पर 5 तक हम देख चुके हैं, नंबर 6 देखेंगे। सुसंबद्ध या सांकेतिक संप्रेषण। सांकेतिक या सुसंबद्ध संप्रेषण वह व्यवहार है जिसके द्वारा छात्र बिना कहे ही अपने भावों को पूर्ण कौशल के साथ अभिव्यक्त कर सके। मनोपेशीय क्रियाएं इस कार्य हेतु आवश्यक आधार का काम करती हैं, अतः पहले पूर्व कौशल अर्जित कर लेने के पश्चात छात्र में इसकी योग्यता आ जाती है और वह सामान्य मुखाकृत या
भाव भंगिमा से लेकर पूर्ण रूप से कौशल युक्त व्यवहार एवं अभिनय के द्वारा अपने भावों का संप्रेषण कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे ये जो आपका लास्ट पॉइंट है इसमें सुसंबद्ध या सांकेतिक संप्रेषण है। तो ये जब बालक के अंदर सारे क्रियात्मक उद्देश्य के जो भी पॉइंट हैं, यहाँ पर सहज क्रियाएं, क्रियात्मक अंग संचालन, आधारभूत अंग संचालन, शारीरिक योग्यताएं, प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, कौशल युक्त अंग संचालन, ये सारे गुण जब उसके अंदर विकसित हो जाएंगे तो एक तरह से वो सारा इसको आधार प्रदान करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसकी मांसपेशियां हैं वो क्रियाएं करेंगी और जो उसके पूर्व कौशल हैं उसके अर्जित कर लेने के पश्चात एक तरह से जो उसका कौशल है, जिस प्रशिक्षण के माध्यम से जो उसने कौशल अर्जित किया है, उस अर्जित कौशल के पश्चात छात्र में इतनी योग्यता आ जाती है कि वह सामान्य मुखाकृति, एक तरह से उसके अंदर वो योग्यता आ जाती है कि वो अपने मुखाकृति, अपनी जो भावनाएं हैं वो अपने फेस के माध्यम से व्यक्त करने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि वो चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीख जाता है अपने मुख के एक्सप्रेशन के द्वारा। अपने मुख, यहाँ पर हिंदी में लिखा मुखाकृति या भाव भंगिमा से लेकर के पूर्ण रूप से कौशल युक्त व्यवहार एवं अभिनय के द्वारा वो अपने भावों का संप्रेषण कर सकता है। तो दोस्तों एक तरह से वो अभिनय के माध्यम से भी लोगों से संप्रेषण करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, बातचीत करेगा और साथ ही वो अपने व्यवहार के माध्यम से भी लोगों के साथ बातचीत करना सीख जाता है। एक तरह से वो उसके अंदर अपने कार्यों को लेकर के निपुणता आ जाती है, साथ ही वो अपने क्रियात्मक उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा था कि ब्लूम के 3 पक्षों के आधार पर उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान के बाद वो उसमें बोध कर पाएगा, समझदारी उसके अंदर विकसित होगी और उसके बाद प्रयोग आता है जिसमें वो बोध के आधार पर प्रयोग करना सीखेगा। फिर प्रयोग के आधार पर ही वो विश्लेषण करेगा, संश्लेषण करेगा, फिर वो मूल्यांकन पर पहुंचेगा। क्लियर। ज्ञानात्मक पक्ष में। फिर भावात्मक उद्देश्य में क्या है कि इसमें निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ बालक सीखता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे पहले वो चीज़ों में अपना ध्यान देना सीखेगा, फिर उसके बाद उसकी अनुक्रिया करेगा, फिर एक आकलन करेगा, फिर उस आकलन के आधार पर अपने मूल्यों को संगठित करेगा, फिर संगठन के आधार पर ही वो मूल्य प्रणाली का चारित्रीकरण करेगा और विशेषीकरण करेगा। क्लियर। आपके ये 2 पॉइंट, ज्ञानात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्य। अब हम देखते हैं तीसरा क्या है, क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में क्या है, सहज क्रियात्मक अंग संरचना करेगा, उसके बाद आधारभूत अंग संरचना, जो उसके बाद आता शारीरिक योग्यता उसकी क्या है, और प्रत्यक्षीकरण योग्यता में ज्ञानेंद्रियां और जो भी कर्मेंद्रियां हैं ये दोनों ही अपना सामंजस्य बिठाती हैं और उनके अंदर योग्यता विकसित करती हैं एक तरह से। और कौशल युक्त अंग संचालन में बालक प्रशिक्षण लेता है और वो अपने प्रशिक्षण के आधार पर अपने क्रियाओं को करता है। और लास्ट इसमें क्या था, सुसंबद्ध या सांकेतिक संप्रेषण। एक तरह से जब वो सारी क्रियाओं में निपुण हो जाता है तो वो अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से, अपने फेस का जो एक्सप्रेशन है उसके माध्यम से लोगों से व्यवहार करना, एक तरह से वो हाँ या ना का जवाब सर हिला करके या फिर कह सकते हैं अपनी आँखों को झपका करके, इस तरह से वो, या फिर जो भी बातचीत करनी है उसे वो अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से बातचीत करना सीख जाता है और साथ ही वो अपने भावों के माध्यम से संप्रेषण करना भी सीख जाता है, अभिनय के द्वारा भी संप्रेषण करने लगता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इन तीनों पक्षों का विकास होने से शिक्षण के उद्देश्य जो है यहाँ पर जो ब्लूम के द्वारा
यहाँ पर हम सब देखे थे ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य जो थे उनको किस तरह से वर्गीकृत किया गया था, क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक पक्ष में ये पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।